तो आज हम लोग कृषि विज्ञान में रसायन शास्त्र में ओस्टवाल से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण पढ़ेंगे। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। कक्षा 12 कृषि में रसायन शास्त्र में ये महत्वपूर्ण है 6 नंबर के लिए। ओस्टवाल्ड ये औद्योगिक विधि है, मैन्युफैक्चर मेथड। तो ओस्टवाल्ड के द्वारा जो है ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करना है। तो इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले ये एक उत्प्रेरक कक्ष है और इसमें प्लेटिनम की जालियां लगी हैं और ये जो जालियां हैं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं कैटलिस्ट का। इसमें एक उत्प्रेरक कक्ष है ये कैटलिस्ट और इसमें ये जो प्लेटिनम की जालियां लगी हैं ये उत्प्रेरक का कार्य कर रही हैं। इस उत्प्रेरक कक्ष में हम लोग अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। तो अमोनिया वायु से क्रिया करके NO नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करती है, जिस नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीकारक कक्ष में ले जा रहे हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रही है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग अवशोषण कक्ष एब्जॉर्प्शन टावर में ले जा रहे हैं, जिसमें ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिर रहा है। इसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में क्रिया कर लेती है और डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल तनु नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। फिर से देखेंगे हम लोग। तो इसमें ये चित्र बनाएंगे, चित्र की सहायता से भी हम लोग समझेंगे। चित्र अगर बन गया तो हम लोग इसकी थ्योरी जो है पूर्ण रूप से लिख लेंगे। तो इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम इस विधि में सर्वप्रथम एक उत्प्रेरक कक्ष होता है ये, जिसमें प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं और ये जालियां उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। इस कक्ष में अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं, जिससे अमोनिया वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करती है। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को ठंडा करके हम लोग ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाते हैं ऑक्सीडेशन टावर में, जिसमें यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड आ रही है और इस कक्ष में ऑक्सीजन उपस्थित है। तो परस्पर क्रिया होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग अवशोषण कक्ष में ले जा रहे हैं। इस कक्ष में ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिर रहा है। तो यहाँ पर क्वार्ट्ज के टुकड़े भी भरे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ रही है जो कि जल से क्रिया कर रही है और हमको तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ओस्टवाल्ड विधि द्वारा जो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है वो तनु होता है कि उसके इसमें जल की मात्रा मिली होती है। फिर से देखते हैं। अब इसमें ऐसे लिखेंगे, चित्र को बार बार बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। जब चित्र बन जाएगा तो इसी की सहायता से इसकी जो भाषा है लैंग्वेज हम लोग आसानी से लिख लेंगे। तो देखते हैं इसमें कि एक उत्प्रेरक कक्ष होता है जिसमें प्लेटिनम की जालियां लगी हैं और ये जालियां उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। इस उत्प्रेरक कक्ष में हम लोग अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं, जिससे अमोनिया वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीकारक कक्ष में ले जाते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग अवशोषण कक्ष में ले जा रहे हैं, जहां से ऊपर से जल फव्वारे के रूप में टपक रहा है और इसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए हैं। तो यहाँ पर जल जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और टर्न नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण पढ़ने के बाद अगला औद्योगिक विधि है संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण। तो ओस्टवाल्ड विधि जब भी आएगी तो उससे नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा और जब संपर्क विधि कॉन्टैक्ट प्रोसेस होगा तो उससे हमें सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 प्राप्त होगा। तो उसमें भी चित्र की बड़ी अहम भूमिका है। तो यहाँ भी चित्र अगर बना लेंगे तो हम लोग आसानी से जो है इसकी थ्योरी लिख ले जाएंगे। ये भी 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है कृषि वर्ग के लिए। तो इसमें पहली हेडिंग है पायलट बर्नर, एक प्रकार की भट्टी का काम करेगा। दूसरी हेडिंग रहेगी धूल कक्ष। तीसरी रहेगी धावन टावर जिसको वॉशिंग टावर कहेंगे। चौथी रहेगी ड्राइंग टावर या शुष्कन टावर। अगली आर्सेनिक शोधक, फिर परीक्षण बॉक्स, उसके बाद इसको परिवर्तक कहेंगे और इसको अवशोषण कक्ष कहेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले पहली हेडिंग रहेगी पायलट बर्नर, दूसरी धूल कक्ष, तीसरी धावन टावर, फिर अगली है शुष्कन टावर, फिर नेक्स्ट है आर्सेनिक शोधक
फिर नेक्स्ट है परीक्षण बॉक्स, उसके बाद है परिवर्तक कन्वर्टर जिसको कहेंगे, इसमें लोहे की नालियां लगी हैं और इसके अंदर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 भरा हो जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगली हेडिंग है अवशोषण कक्ष, इसमें ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल फव्वारे के रूप में टपक रहा है और क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए हैं। अब देखेंगे तो पहली हेडिंग हमारी रहेगी पायराइट बर्नर। पायराइट बर्नर रहेगी, तो यह एक प्रकार की भट्टी है जिसमें सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। पहली हेडिंग रहेगी पायराइट बर्नर। फिर से देखेंगे तो यह एक प्रकार की भट्टी है जिसमें सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। उसके बाद हमको दिख रहा है दूसरी हेडिंग है धूल कक्ष। अगली हेडिंग है धूल कक्ष। तो हेडिंग तो अगली डालेंगे धूल कक्ष और बोलेंगे पिछले से कि पायराइट बर्नर से प्राप्त अशुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड गैस के मिश्रण को हम लोग धूल कक्ष में ले जाते हैं जिसमें ऊपर से भाप प्रवाहित करते हैं। तो भाप प्रवाहित करने के कारण धूल के कारण भारी होकर कक्ष की तली में बैठ जाते हैं और फिर इस मिश्रण को हम लोग धावन टावर में ले जाते हैं। तो तीसरी हेडिंग हमारी रहेगी धावन टावर। तो फिर लिखेंगे हम लोग कि धूल कक्ष से प्राप्त अशुद्ध गैसीय मिश्रण को धावन टावर में ले जाते हैं और इस कक्ष में ऊपर से जल जो है हमारा H2O फव्वारे के रूप में टपकता रहता है। तो जल जब फव्वारे के रूप में टपकता रहता है और इसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं तो जल के साथ बहने वाली शुद्धियां बह जाती हैं। फिर मिश्रण को सुखाने के लिए हम लोग शुष्कन टावर में ले जाएंगे। तो नंबर 4 हेडिंग रहेगी हमारी शुष्कन टावर और बोलेंगे हम लोग कि धावन टावर से प्राप्त गैसीय मिश्रण को शुष्कन टावर में ले जाते हैं। इस कक्ष में ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता रहता है जो कि मिश्रण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेता है। अगली हेडिंग है आर्सेनिक शोधक। आर्सेनिक शोधक। तो इसमें बोलेंगे हम लोग कि शुष्कन टावर से प्राप्त गैसीय मिश्रण को आर्सेनिक शोधक में ले जाते हैं और इस कक्ष में फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइज रखा रहता है जो कि मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो पहली हेडिंग हम लोगों ने देखी कौन सी है, पायराइट बर्नर है। तो यह एक प्रकार की भट्टी है जिसमें सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। फिर अगली हेडिंग है हमारी धूल कक्ष। तो धूल कक्ष में लिखेंगे कि पायराइट बर्नर से प्राप्त अशुद्ध गैसीय मिश्रण को हम लोग धूल कक्ष में ले जाते हैं। इस कक्ष में ऊपर से भाप प्रवाहित करते हैं जिससे धूल के कण भारी होकर कक्ष की तली में बैठ जाते हैं। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे धावन टावर और बोलेंगे कि धूल कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम लोग धावन टावर में ले जाएंगे, वॉशिंग टावर में, जिसमें ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिरता रहता है और जल में बहने वाली शुद्धियां जल के साथ बह जाती हैं। अगली हेडिंग है हमारी शुष्कन टावर। तो इस कक्ष में ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता रहता है जो कि मिश्रण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेता है। अगली हेडिंग है आर्सेनिक शोधक। तो इस कक्ष में हमको दिख रहा है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा है FeOH का होल थ्राइज जो कि मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक के शुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। इतना करने के बाद अब जब मिश्रण पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है तो इसको चेक करेंगे कि मिश्रण शुद्ध है कि नहीं। तो इसके लिए अगली हेडिंग है परीक्षण बॉक्स। परीक्षण बॉक्स। तो आर्सेनिक शोधक से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम लोग परीक्षण बॉक्स में ले जाते हैं और इसमें हम लोग प्रकाश की एक तेज किरणपुंज डालते हैं। तो प्रकाश में अगर धूल के कण चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि मिश्रण पूर्ण रूप से शुद्ध है। फिर इस मिश्रण को हम लोग परिवर्तक में ले जाएंगे। तो अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी परिवर्तक। तो परिवर्तक में देख रहे हैं हम लोग कि लोहे की नालियां लगी हैं। इन नालियों में V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड भरा रहता है जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हुई थी जो कि बराबर शुद्ध होती हुई परीक्षण बॉक्स पार करती हुई परिवर्तक में आ गई। तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन से क्रिया करके SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करेगी। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम लोग अवशोषण कक्ष में ले जाएंगे जहां पर ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल फव्वारे के रूप में टपक रहा है और जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्रिया कर लेगा। और सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्रिया करने के बाद यहाँ पे देखेंगे SO3 + H2SO4 H2H2O7 ये ओलियम का सूत्र है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड
सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके ओलियम का निर्माण करता है। और जैसे ही हम ओलियम में थोड़ी सी मात्रा जल की मिलाते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से संपर्क विद कांटेक्ट प्रोसेस से हम लोग H2SO4 का निर्माण करते हैं। ये एक औद्योगिक विधि है। फिर से एक बार थोड़ा देख लेते हैं। पहली हेडिंग रहेगी पायराइट बर्नर। यह एक प्रकार की भट्ठी है जिसमें सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग रहेगी धूल कक्ष। तो पायराइट बर्नर से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम लोग धूल कक्ष में ले जाते हैं जिसमें ऊपर से भाप प्रवाहित करते हैं जिससे कि धूल के कण भारी होकर कक्ष की तली में बैठ जाते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग धावन टावर और इसमें लिखेंगे कि धूल कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को धावन टावर में ले जाते हैं और इस कक्ष में ऊपर से जल फव्वारे के रूप में टपकता रहता है जिससे कि जल में घुलने वाली शुद्धियां जल के साथ बह जाती हैं। अगली हेडिंग हम लोग डाल देंगे शुष्कन टावर। तो शुष्कन टावर में ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल फव्वारे के रूप में टपक रहा है जो कि मिश्रण में उपस्थित नमी को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेगा और मिश्रण ड्राई या शुष्क हो जाएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि चित्र में आर्सेनिक शोधक लिखा है। तो आर्सेनिक शोधक में फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है FeOH का होल्थराइज जो कि मिश्रण में उपस्थित आर्सेनिक या शुद्धियों को अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर मिश्रण को हम लोग चेक करेंगे कि शुद्ध है कि नहीं। तो इसके लिए टेस्टिंग बॉक्स या परीक्षण बॉक्स में ले जाएंगे। इसमें एक प्रकाश की किरण पुंज डालेंगे। अगर इसमें धूल के कण चमकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हम यह मान लेंगे कि मिश्रण पूर्ण रूप से शुद्ध है। फिर इस मिश्रण को हम लोग परिवर्तक या कन्वर्टर में ले जाएंगे। तो इस परिवर्तक में हम लोग देख रहे हैं कि लोहे की नालियां लगी हैं। इन नालियों में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भर देते हैं जो कि V2O5 जो कि उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है और यहाँ पे प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करेगा। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम लोग अवशोषण कक्ष में ले जा रहे हैं जिसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए हैं और ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल टपक रहा है। तो देखते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड ऊपर से गिरने वाले सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके ओलियम का निर्माण कर रहा है। ओलियम का सूत्र H2SO7 है और हम लोग जैसे ही ओलियम में जल की अल्प मात्रा मिलाएंगे तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो ये 6 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोस्टवार्ड और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण ये संपर्क विषय दोनों ही प्रूफ जो है, दोनों ही ये थ्योरी जो है बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 लॉन्ग प्रश्नोत्तर देखने के बाद अब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे। तो इसमें ये 9 प्रश्न दिए हुए हैं और जिन तत्वों के नीचे रेखांकन किया गया है उन तत्वों की हमको ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो पहला देखेंगे H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए S की ज्ञात करनी है तो शेष तत्वों की हमको ऑक्सीकरण संख्या का ज्ञान होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो 2 लिख लेंगे और हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या याद कर लीजिए +1 होती है तो +1 और जिस तत्व की निकालनी है उसकी x मान लेंगे। ऑक्सीजन के 4 हैं अणु यहाँ पे और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है और ऊपर अगर कोई आवेश ना हो तो बराबर में 0 लिखा जाएगा। तो 2 1 कम 2 + x 4 दूनी 8 और प्लस -8 से 2 घटेगा तो -6 और ये -6 उधर जाएगा तो +6। तो इस प्रकार से H2SO4 में S की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे H2S और इसमें हमको S की निकालनी है। तो हम अभी बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 और जिसकी हमको जिस तत्व की ज्ञात करनी है उसकी x मान लेते हैं और बराबर में अगर ऊपर कोई आवेश नहीं है तो 0। तो 2 1 कम 2 + x = 0 और ये +2 उधर जाएगा तो -2। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है वो हमारी -2 प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे C6H12O6। इसमें हमको कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो फाइंड करनी है। तो कार्बन के अणु 6 हैं और इसी की निकालनी है तो x मान लिया। हाइड्रोजन के 12 हैं और हाइड्रोजन के अभी बराबर देख रहे हैं हम लोग कि +1 है। 6 है ऑक्सीजन की और होती -2 है। ऊपर कुछ नहीं है तो 0। तो 6x + 12 1 कम 12 माइनस का प्लस माइनस 6 दूनी 12 और ये -12 और +12 कट गए तो 6x = 0 यानी x = 0। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे Na2S2O3 में हमको S की निकालनी है।
तो 2 लिख लिया। और सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या हमारी +1 होती है, 2 सल्फर की निकालनी है तो x, 3 ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0। तो +2 3 दूनी 6 माइनस का बराबर 0, -6 से 2 गया तो -4 बराबर 0। तो ये -4 उधर गया तो +4 और 2 दूनी 4, तो x बराबर +2 आ गया। तो इस प्रकार से सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +2 प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, Cr2O7 2-। तो क्रोमियम की निकालनी है, तो क्रोमियम के 2 अणु, x मान लिया 7 ऑक्सीजन की -2। अब यहाँ पे कोई आवेश नहीं था, यहाँ पे आवेश -2 है तो -2 लिख देंगे, प्लस होता तो +2 लिख देते। 2x 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस बराबर -2, 2x -2 ये -14 उधर गया तो प्लस का हो गया, -2 से 14 गया तो +12 बचेगा और 2 छंग 12, x बराबर +6 आ गया। तो इस प्रकार से क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड में हमको आयरन की निकालनी है, तो 4 लिख लिया। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 और सोडियम की भी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। आयरन की निकालनी है तो x 6 और साइनाइड के लिए -1 रहेगा, ऊपर कोई आवेश नहीं तो 0। 4 एकम 4 प्लस x, 6 एकम 6 प्लस माइनस माइनस, -6 से 4 गया -2 और उधर -2 गया तो +2। इस प्रकार से आयरन की ऑक्सीकरण संख्या हमारी जो है +2 प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7 कह रहा है नाइट्रिक अम्ल HNO3 में N की निकालनी है, तो N की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन की +1, नाइट्रोजन की निकालनी है x, 3 -2 इक्वल टू 0। तो +1 प्लस x -6 बराबर 0, -6 से गया -5 बराबर 0, तो उधर गया तो +5। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या इसको लाल दवा भी कहते हैं, तो Mn की निकालनी तो पोटेशियम की अभी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि +1, तो यहाँ भी +1। मैग्नीज की निकालनी है तो x और O ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0, +1 प्लस x 4 दूनी -8 इक्वल टू 0, -8 से गया -7 इक्वल टू 0 और -7 उधर गया तो +7। तो इस प्रकार से Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको कहते हैं, तो इसमें Cr की निकालनी है तो 2, K की +1 अभी देख चुके हैं 2, क्रोमियम की निकालनी है तो x, 7 ऑक्सीजन की -2 कोई आवेश नहीं तो 0, +2 प्लस 2x -14 इक्वल टू 0, -14 से 2 घटा तो -12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +12, 2 छंग 12। तो इस प्रकार से क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 आ गई। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या इतनी लगवा दी है, कुछ और लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने से ही फंसने की पूरी संभावना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के बाद हम लोग अब एक टॉपिक है ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ ज्ञात कीजिए। तो ऑक्सीकरण का हम लोगों ने भी अध्ययन किया ऑक्सीकरण संख्याओं का, और अब देखेंगे ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ। तो जब भी कोई समीकरण आएगी आपकी बोर्ड परीक्षा में दी होगी और कहेगा कि ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ ज्ञात कीजिए, तो ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ ज्ञात करने के लिए भी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए। तो देखते हैं इस टाइप से अगर कोई समीकरण आ जाएगी रासायनिक और कहेगा ये दी गई समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ ज्ञात कीजिए, तो हम लोग देखेंगे कि जो पहले तत्व हैं इनकी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात कर दें। तो देखते हैं, लिखा है HgCl2, तो इसमें Hg की निकालेंगे तो जिस तत्व की निकालनी होती है उसकी x, क्लोरीन की 2 है और जितने भी हैलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है और कोई आवेश नहीं तो 0, -2 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस हो गया 2 एकम 2, उधर गया तो +2। इस प्रकार से हम लोगों ने Hg की ऑक्सीकरण संख्या +2 प्राप्त कर ली। अब हम लोग देखेंगे SnCl2 में Sn की निकालनी है तो बिल्कुल सेम एज -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ भी हमारी +2 आ गई। अब देखेंगे हम लोग Hg2Cl2 में Hg की निकालनी है तो Hg के 2 हैं, x मान लिया, क्लोरीन की -1, 2x -2 इक्वल टू 0, ये -2 उधर गया तो प्लस का हो गया 2 एकम 2,
तो +1 आ गया। तो देखेंगे यहाँ पर Hg की +1 आ गई। इस प्रकार से अब हम लोग SnCl4 में Sn की निकालेंगे तो x, Cl की 4 और क्लोरीन की -1 होती है। तो x 4 एकम 4 माइनस का हो गया, तो माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4। तो इस प्रकार से Sn की जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या है वो +4 हो गई। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि Hg की पहले 2 थी और फिर 1 हो रही है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, और जब भी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो यहाँ पे हम लोग इसको अपचयन कहते हैं, अपचयन रिडक्शन कहेंगे। और Sn की 2 थी और 4 हो रही है, तो यहाँ पे 2 थी 4 हो रही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि को हम लोग ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। मगर हमको बताना है यहाँ पे ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ। तो जब तक हम अपचयन और ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं जान पाएंगे तब तक ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ नहीं बता पाएंगे। तो ऐसा कर लेंगे, उसके बाद में लिखेंगे हम लोग ऑक्सीकारक पदार्थ और लिखेंगे अपचायक पदार्थ। तो हम लोग देखेंगे ऑक्सीकारक के लिए जिसका अपचयन हो रहा हो वो ऑक्सीकारक का काम करेगा, 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। और जिसका अपचयन हो रहा हो, सॉरी जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो, तो ऑक्सीकरण यहाँ पे इसका हो रहा है तो ये अपचायक पदार्थ का काम करेगा, जस्ट अपोजिट होता है। तो एक बार फिर से देख लेंगे, पहले तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली, फिर यहाँ पे 2 थी 1 हो गई, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, इसका मतलब अपचयन हो रहा है इसका। तो अपचयन हो रहा है तो इसको ऑक्सीकारक के आगे लिख देंगे। पहले 2 थी 4 हो रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसको अपचायक के आगे लिख देंगे। इस प्रकार से ये टॉपिक भी संपन्न हुआ। ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थों को जान लेने के बाद हम लोग एक और टॉपिक है कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 में, कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा और कहेगा इस तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखेंगे हम लोग, अगर कोई तत्व है और इसमें नीचे A लिखा है ऊपर B लिखा है, तो इसको हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं, और इसको हम लोग परमाणु भार कहते हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है हमारा, वही प्रोटॉन का काम करता है, वही हमारा इलेक्ट्रॉन का काम करता है। और जो परमाणु भार है हमारा, ये प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है ये। तो अब देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा दिया है 92 यूरेनियम 238। तो इसमें हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन बताने हैं। तो चूंकि परमाणु क्रमांक हमारा कितना है 92, और यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अतः तो जब परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए प्रोटॉन हमारे आ गए 92, इलेक्ट्रॉन भी हमें 92 प्राप्त हो गए। और चूंकि परमाणु भार हमें दिया है 238, और परमाणु भार का सूत्र होता है प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन हमें ज्ञात है 92 प्लस न्यूट्रॉन बराबर 238, तो न्यूट्रॉन बराबर 238, ये 92 उधर गए तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए न्यूट्रॉन बराबर 8 से 2 गया 6, 13 से 9 गया 4, और यहाँ बचा 1, 146। तो इस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 92 और न्यूट्रॉन 146 आ गया। तो इस तरीके 2-4 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही सरलता पूर्वक हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी एक टॉपिक है, इसके भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं क्या 2, तो इन क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ ज्ञात कर लेंगे, ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात कर लेंगे, और जो लॉन्ग बताए गए थे वो याद कर लेंगे, आने की संभावना है। तो इसी में अगला टॉपिक है हमारा समस्थानिक और संभारिक, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। तो इसमें देखेंगे कि समस्थानिक किसे कहते हैं और संभारिक किसे कहते हैं। इसी प्रकार से सम न्यूट्रॉनिक भी है, सम इलेक्ट्रॉनिक भी है।
तो हम लोग देखेंगे समस्थानिक और समभारिक। तो समस्थानिक में हम लोग देख रहे हैं कि 1h1 लिखा है, 1h2 लिखा है, तो ये नीचे वाले को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मगर भार 1 है इसका भार 2 है, तो भार अलग अलग है। तो जब दो तत्वों के, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनके परमाणु भार अलग अलग हो तो वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। और उदाहरण में ये लिख देंगे। फिर से देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनके परमाणु भार अलग अलग हो तो वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। और ये उदाहरण लिख देंगे। समभारिक में जस्ट इसका अपोजिट उल्टा होता है। जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग हों परंतु उनके परमाणु भार समान हो तो वे एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। समभारिक माने समान भार। तो यहाँ पे देखते हैं आर्गन का भी भार 40 है और कैल्शियम का भी भार 40 है, दोनों समान है। और क्रमांक 18 है आर्गन का, इसका क्रमांक कैल्शियम का 20 है। क्रमांक अलग अलग है, भार 40-40 है, समान है, तो ये एक दूसरे के समभारिक हैं। यहाँ पे क्रमांक समान है, भार अलग अलग, तो एक दूसरे के समभारिक हैं। तो इस प्रकार समभारिक और समस्थानिक हम लोग लिख सकते हैं।